दोस्तों, क्या आप आज की 30 बड़ी खबरें और उनके 180 सॉलिड फैक्ट्स कवर करने के लिए तैयार हैं? और मैं लेकर आया हूं बैंक, एसएससी और रेलवे एग्जाम्स के लिए वो करंट अफेयर्स जो सीधे पेपर में छपेंगे। और आप देख रहे हैं सिलेक्शन विचार, क्योंकि अब सिलेक्शन दूर नहीं। बिहार में एक बड़ा फेरबदल हुआ है। नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया है और वो राज्यसभा चले गए हैं, जिसके बाद बीजेपी नेता सम्राट चौधरी को नया मुख्यमंत्री बनाया गया है। अच्छा, और गठबंधन के आंकड़े क्या कहते हैं अब? अगर हम आंकड़ों को देखें तो बीजेपी के पास 89 और जेडीयू के पास 85 विधायक हैं। यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है ना, वो सिर्फ एक नए चेहरे का आना नहीं है। मतलब जब दोनों बड़ी पार्टियों के विधायकों की संख्या में इतना कम अंतर हो, सिर्फ 4 सीटों का, तो सत्ता का संतुलन बहुत नाजुक हो जाता है। बहुत ही डेलिकेट बैलेंस है। हाँ, और नीतीश कुमार का राज्यसभा जाना इस बात का साफ संकेत है कि राज्य की कमान अब पूरी तरह से एक नए नेतृत्व के हाथ में है, जो राष्ट्रीय स्तर पर भी गठबंधन के समीकरणों को नई शक्ल देगा। और राष्ट्रीय स्तर की बात निकली है तो एक ऐसा संवैधानिक संशोधन प्रस्ताव सामने आ रहा है जो भविष्य की राजनीति के नियम ही बदल देगा। आप लोकसभा विस्तार योजना की बात कर रहे हैं ना? हाँ, बिल्कुल। सरकार लोकसभा विस्तार योजना लेकर आ रही है, जिसका सीधा मकसद संसदीय संरचना में बदलाव लाना और भविष्य के लिए लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ाना है। मुझे लगता है कि इस पर हमें थोड़ा रुक कर सोचना चाहिए, क्योंकि सीटों की संख्या बढ़ाना सिर्फ संसद भवन में कुर्सियां बढ़ाना नहीं है। तो इसका असल इम्पैक्ट क्या होगा? ये सीधे तौर पर डेमोग्राफिक्स यानी हमारी जनसांख्यिकी से जुड़ा है। जिन राज्यों की आबादी तेजी से बढ़ी है, उन्हें ज्यादा प्रतिनिधित्व मिलेगा, और जिन्होंने जनसंख्या नियंत्रण में अच्छा काम किया है, उनका क्या? ये तो एक बहुत बड़ा सवाल है। बिल्कुल, सत्ता का ये भौगोलिक संतुलन जब फिर से परिभाषित होगा तो ये भविष्य में एक बहुत बड़ी बहस का मुद्दा बनेगा। ये एक बहुत ही वैलिड पॉइंट है। इसी के साथ हम न्यायिक और संस्थागत मोर्चे पर भी काफी हलचल देख रहे हैं। संसद ने मुख्य चुनाव आयुक्त यानी सीईसी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ लाया गया महाभियोग प्रस्ताव खारिज कर दिया है। ये एक बहुत बड़ा फैसला है। हाँ, इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा ने राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंपा है, और सुप्रीम कोर्ट ने ही मतदान और चुनाव भागीदारी पर कानूनी स्थिति भी स्पष्ट की है। ये जो सीईसी के महाभियोग वाला मुद्दा है ना, इस पर मैं थोड़ा अलग नजरिया रखना चाहूंगी। कई लोग इसे सिर्फ एक राजनीतिक जीत या हार के तौर पर देख रहे हैं। हाँ, अक्सर लोग इसे इसी चश्मे से देखते हैं। लेकिन अगर हम इसकी गहराई में जाएं तो एक स्वतंत्र चुनाव आयोग किसी भी लोकतांत्रिक ढांचे की सबसे मजबूत ईंट होता है। ऐसे प्रस्ताव का आना और फिर खारिज होना दोनों ही ये बताते हैं कि हमारे सिस्टम में चेक्स एंड बैलेंस कैसे काम कर रहे हैं। बात चेक्स एंड बैलेंस की हो तो राजनीति के इन फैसलों का सीधा असर जमीन पर हमारे बुनियादी ढांचे पर भी पड़ता है। और यहाँ मेरे पास एक ऐसा आंकड़ा है जो मुझे सच में रोमांचित कर रहा है। अच्छा, वो क्या है? प्रधानमंत्री ने 210 किलोमीटर लंबे दिल्ली देहरादून आर्थिक गलियारे का उद्घाटन किया, पर जो चीज मुझे सबसे ज्यादा इंप्रेस कर रही है वो है 1868 करोड़ रुपए की लागत से बना 20 किलोमीटर लंबा एनिमल अंडरपास। ओह वाओ, 20 किलोमीटर लंबा? हाँ, मतलब एशिया का सबसे बड़ा वन्यजीव अंडरपास। हम हमेशा सोचते हैं कि सड़क बनेगी तो जंगल कटेगा, पर यह तो एक नया ही पैराडाइम है। इसे हम इको इंफ्रास्ट्रक्चर कह सकते हैं। मतलब हम सिर्फ सड़कें नहीं बना रहे, हम पूरे इकोसिस्टम की इंजीनियरिंग कर रहे हैं। एक समय था जब विकास और पर्यावरण को एक दूसरे का दुश्मन माना जाता था। सही कहा, अक्सर विकास की कीमत पर्यावरण को चुकानी पड़ती थी। बिल्कुल, लेकिन ये अंडरपास ये साबित करता है कि अगर हम सही बजट और तकनीक का इस्तेमाल करें तो जानवरों के माइग्रेशन रूट को बिना डिस्टर्ब किए भी भारी ट्रैफिक को निकाला जा सकता है। तकनीक की बात आई तो हाईवे से जुड़ी एक और बड़ी खबर है। 11 अप्रैल 2026 से राष्ट्रीय राजमार्गों पर 100% डिजिटल टोल कलेक्शन लागू हो गया है, सिर्फ फास्टैग और यूपीआई के जरिए, मतलब कोई कैश नहीं। और ये सिर्फ टोल प्लाजा पर लगने वाले 5 मिनट बचाने के बारे में नहीं है। सोचिए, जब लाखों गाड़ियां टोल पर बिना रुके निकलती हैं तो कितने करोड़ लीटर ईंधन की बचत होती है। सच में, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। हाँ, और इससे भी बड़ी बात, ये पूरी लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री के लिए रियल टाइम डेटा जनरेट करता है। एक ट्रक कहाँ से चला और कहाँ पहुंचा, इसका सटीक डेटा हमारी अर्थव्यवस्था को और ज्यादा डेटा ड्रिवन बनाता है। शायद इसी तेज लॉजिस्टिक्स का नतीजा है कि गुजरात का मुंद्रा पोर्ट अब भारत का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल निर्यात केंद्र बन गया है। मतलब हम भारी मात्रा में गाड़ियां एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ये हमारी बढ़ती मैन्युफैक्चरिंग क्षमता का सीधा सबूत है। बिल्कुल, लेकिन यहाँ मुझे एक सवाल थोड़ा परेशान कर रहा है। सड़कें बन गई, पोर्ट्स बन गए, लेकिन उन मजदूरों का क्या जो इन्हें बनाते हैं?
हमारे नोट्स में मजदूरी को लेकर भी कुछ अपडेट्स हैं। हाँ, मजदूरी वाला पहलू अक्सर इग्नोर हो जाता है। सही कहा। लेकिन हरियाणा के गुरुग्राम में अकुशल श्रमिकों का न्यूनतम वेतन बढ़ाकर 15,221 रुपए कर दिया गया है। और यूपी सरकार ने भी नोएडा में श्रमिकों के विरोध के बाद दैनिक वेतन में 21% वृद्धि का प्रस्ताव रखा है। ये बहुत बहुत जरूरी है। जब हम मुंद्रा पोर्ट या नए हाईवे की बात करते हैं तो अक्सर हम उस लेबर फोर्स को भूल जाते हैं जो इस ग्रोथ का असली इंजन है। बिल्कुल। न्यूनतम वेतन में 21% की वृद्धि कोई छोटी बात नहीं है। जब एक आम मजदूर की जेब में थोड़ा ज्यादा पैसा आता है तो वो उसे स्टॉक मार्केट में नहीं डालता, वो सीधे बाजार जाकर राशन, कपड़े या जरूरत का सामान खरीदता है। मतलब वो पैसा सीधा इकोनॉमी में वापस आ जाता है। एकदम सही। इससे खपत बढ़ती है जो अंततः हमारी पूरी अर्थव्यवस्था के पहिए को तेजी से घुमाती है। अब अर्थव्यवस्था के उस पहिए की ही बात करते हैं जहां से मैंने इस चर्चा की शुरुआत की थी। वही 112.6 बिलियन डॉलर के व्यापार घाटे वाला बड़ा विरोधाभास। हाँ, चीन के साथ हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है। बिल्कुल। वित्त वर्ष 2025-26 में चीन 151.1 बिलियन डॉलर के व्यापार के साथ अमेरिका को पछाड़कर फिर से हमारा शीर्ष व्यापार भागीदार बन गया है। और ये डेटा काफी कुछ कहता है। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। मतलब एक तरफ हम मेक इन इंडिया की इतनी रफ्तार बढ़ा रहे हैं और फिर भी हम चीन पर इतने निर्भर क्यों हैं? हमारा घाटा इतना ज्यादा क्यों है? क्योंकि हम अक्सर असेंबली और मैन्युफैक्चरिंग के बीच कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर हम इसे व्यापक नजरिए से जोड़कर देखें तो हम भारत में स्मार्टफोन या इलेक्ट्रिक गाड़ियां बना तो रहे हैं, लेकिन उनके अंदर लगने वाली बैटरी, चिप्स या फार्मास्यूटिकल्स में इस्तेमाल होने वाला कच्चा माल, जिसे एपीआई कहते हैं, वो अभी भी चीन से ही आ रहा है। ओ, मतलब फाइनल प्रोडक्ट हमारा है पर कच्चा माल उनका। बिल्कुल। जब भारत में उत्पादन बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है हमें उन इंटरमीडिएट गुड्स का आयात भी बढ़ाना पड़ेगा, इसीलिए घाटा बढ़ रहा है। ये एक ट्रांजिशन फेज है, मतलब हम पूरी सप्लाई चेन रातों रात नहीं बदल सकते ना। समझ गया। यानी जब तक हम कच्चा माल खुद नहीं बनाते ये निर्भरता बनी ही रहेगी। खैर, घरेलू मोर्चे पर बात करें तो भारत के अंदर लेन देन की दुनिया बिल्कुल बदल चुकी है। यूपीआई के आंकड़ों की बात कर रहे हैं आप? हाँ, मार्च के महीने में यूपीआई ने 33% की जबरदस्त ग्रोथ के साथ 29.53 लाख करोड़ रुपए के लेन देन का नया रिकॉर्ड बनाया है। वाओ, 29 लाख करोड़ से ज्यादा। और क्यूआर कोड की तैनाती भी 15% बढ़ी है। हालांकि महंगाई ने थोड़ी चिंता बढ़ाई है। खाद्य पदार्थों की कीमतों के कारण खुदरा मुद्रास्फीति मामूली बढ़कर 3.4% हो गई है। पर 3.4% की मुद्रास्फीति अभी भी रिजर्व बैंक के 4% के लक्ष्य के भीतर ही है, तो बहुत ज्यादा घबराने की बात नहीं है। ये राहत की बात है और शायद इसीलिए विश्व बैंक ने भारत का ग्रोथ फोरकास्ट भी बढ़ा दिया है। बिल्कुल। विश्व बैंक का फोरकास्ट बढ़ाना ये दिखाता है कि वैश्विक निवेशक भारत की नीतियों पर भरोसा कर रहे हैं। नीतियों से याद आया, रिजर्व बैंक और बैंकिंग सेक्टर से जुड़े कई तकनीकी शब्द आज हमारे नोट्स में हैं। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी यानी एमपीसी ने रेपो रेट को 5.25% पर स्थिर रखा है। मतलब लोन की ईएमआई में कोई खास बदलाव नहीं होगा अभी। सही कहा। और कहा गया है कि एफबीआई सीमाएं अपरिवर्तित हैं। इसके साथ आरबीआई ने उत्कर्ष 2029 रणनीति लॉन्च की है और एमएसएमई के लिए ट्रेड्स TREDS इसका पंजीकरण आसान किया है। मैं चाहूंगा कि हम इन भारी भरकम शब्दों को थोड़ा डिकोड करें। सबसे पहले ये एफपीआई और ट्रेड्स क्या हैं? बिल्कुल। देखिए, एफपीआई मतलब फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। ये वो विदेशी निवेशक हैं जो सीधे भारत में कोई फैक्ट्री नहीं लगाते, बल्कि हमारे शेयर बाजार या बॉन्ड्स में पैसा लगाते हैं। अच्छा, तो इनकी सीमाएं स्थिर रखने का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि आरबीआई अभी बाजार में विदेशी पैसे के फ्लो को बहुत ज्यादा छेड़ना नहीं चाहता है, एक स्थिरता बनाए रखना चाहता है। समझ गया। और ये ट्रेड्स क्या है? ट्रेड्स यानी ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम। इसे हम बहुत ही सिंपल भाषा में समझते हैं। मान लीजिए आपकी एक छोटी सी कंपनी है जो किसी बड़े कॉर्पोरेट को सामान देती है। कॉर्पोरेट ने कहा कि हम 90 दिन बाद पैसा देंगे। लेकिन मुझे तो अपने वर्कर को कल ही सैलरी देनी है। बिल्कुल। अब आपके पास अगले 90 दिन काम करने के लिए कैश नहीं है, तो ट्रेड्स एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहां आप वो बिल दिखाकर तुरंत बैंक से कैश ले सकते हैं। इसे आसान बनाने का सीधा मतलब है कि छोटे व्यापारियों का यानी एमएसएमई का कैश फ्लो कभी नहीं रुकेगा। क्या बात है! ये सच में छोटे व्यापारियों के लिए संजीवनी है। और ये उत्कर्ष 2029 क्या है? उत्कर्ष 2029 आरबीआई का अगले कुछ सालों का मास्टर प्लान है,
जो मुख्य रूप से इस बात पर केंद्रित है कि जब सब कुछ डिजिटल हो रहा है तो बैंकिंग सिस्टम को साइबर हमलों से कैसे बचाया जाए और उसे और ज्यादा पारदर्शी कैसे बनाया जाए। और साइबर सुरक्षा की बात हो तो आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती से एक बहुत बड़ी खबर है। विश्व बैंक ने अमरावती प्रोजेक्ट के लिए $340 मिलियन दिए हैं, लेकिन सबसे खास बात यह है कि यहीं पर भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर स्थापित किया गया है। क्वांटम कंप्यूटर, ये एक पूरी तरह से गेम चेंजर है। वो कैसे? अगर मैं इसे एक एनालॉजी से समझाऊं, मान लीजिए आज का कोई आम सुपर कंप्यूटर एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी में एक किताब ढूंढने जाता है तो वो एक एक करके सारी किताबें देखेगा, जिसमें काफी समय लगेगा। बिल्कुल। लेकिन एक क्वांटम कंप्यूटर उस लाइब्रेरी की सारी किताबों को एक ही पल में एक साथ पढ़ सकता है। जब बात फाइनेंशियल डेटा को सुरक्षित करने या नए मॉलिक्यूल्स की खोज की आएगी ना, तो ये अमरावती का क्वांटम कंप्यूटर भारत को दुनिया के टॉप देशों की कतार में खड़ा कर देगा। ये तो सच में भविष्य की तकनीक है। अच्छा, बैंकिंग क्षेत्र के कुछ और भी रोचक अपडेट्स हैं हमारे पास। बैंक ऑफ बड़ौदा ने एक एआई प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, बॉब संवाद, और 30 लाख करोड़ रुपए के बिजनेस का माइलस्टोन छुआ है। हाँ, और इसी बीच सीएसबी बैंक ने अपना स्मार्ट सेव अकाउंट पेश किया है। और पेंशन फंड नियामक पीएफआरडीए ने पीपीएफएएस एसेट मैनेजमेंट कंपनी को मंजूरी दे दी है। इसके अलावा एशियाई विकास बैंक यानी एडीबी बांग्लादेश को $115.8 मिलियन का ऋण दे रहा है। ये सभी अपडेट्स दिखाते हैं कि वित्तीय क्षेत्र में कितनी तेजी से काम हो रहा है। बिल्कुल। और एक सबसे अहम खबर यह है कि वित्तीय आसूचना इकाई भारत, जिसे FIUIND कहते हैं, और I4C यानी इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर के बीच सहयोग बढ़ाया गया है। FIUIND और I4C का साथ आना बहुत ही क्रिटिकल है। वो क्यों? देखिए, जैसे जैसे हम UPI और डिजिटल बैंकिंग में आगे बढ़ रहे हैं, मनी लॉन्ड्रिंग और साइबर फ्रॉड के तरीके भी बहुत एडवांस हो गए हैं। ये दोनों एजेंसियां अब रियल टाइम में डेटा साझा करेंगी। मतलब तुरंत एक्शन लिया जा सकेगा। बिल्कुल, ताकि किसी भी संदिग्ध लेन-देन या अंतर्राष्ट्रीय फ्रॉड नेटवर्क को तुरंत ब्लॉक किया जा सके। अब जब अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क की बात आई ही है, तो चलिए दुनिया के नक्शे पर भी नजर डालते हैं। भारत की इस तेज रफ्तार के बीच वैश्विक मंच पर कुछ ऐसी उथल-पुथल हो रही है जो हमारे लिए भी काफी अहम है। हाँ, जियोपॉलिटिक्स में काफी कुछ बदल रहा है। अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वॉशिंगटन डीसी में एक विशाल सुनहरे विजय मेहराब, जिसे आर्क डे ट्रंप कहा जा रहा है, इसके निर्माण की योजना का अनावरण किया है। ये एक बड़ा प्रतीकात्मक कदम है। बिल्कुल, और अमेरिका की घरेलू राजनीति के हिसाब से यह काफी दिलचस्प है। लेकिन यूरोप से एक बहुत ही ऐतिहासिक खबर आई है। व्लादिमीर पुतिन ने एक लंबे और थका देने वाले युद्ध के बाद रूस यूक्रेन के बीच युद्ध विराम की घोषणा कर दी है। रूस यूक्रेन युद्ध विराम, मुझे लगता है कि ये शायद इस साल की सबसे बड़ी आर्थिक राहत है पूरी दुनिया के लिए। वो कैसे? मतलब युद्ध तो यूरोप में हो रहा था। आपको याद होगा कि इस युद्ध की वजह से दुनिया भर में गेहूं, खाद्य तेल और फर्टिलाइजर यानी खाद की सप्लाई चेन पूरी तरह टूट गई थी। हाँ, जिसका असर हमारी महंगाई पर भी पड़ा था। बिल्कुल, युद्ध रुकने का सीधा मतलब है कि कमोडिटी की कीमतें नीचे आएंगी, जिससे भारत जैसी अर्थव्यवस्था को मुद्रास्फीति कम करने में सीधे तौर पर मदद मिलेगी। पर यूरोप की राजनीति पूरी तरह स्थिर नहीं है। हंगरी में 16 वर्षों से राज कर रहे प्रधानमंत्री विक्टर ऑर्बन की ऐतिहासिक हार हुई है और विपक्ष ने भारी बहुमत हासिल किया है। ये चुनाव परिणाम सिर्फ हंगरी का नहीं, बल्कि पूरे यूरोप की बदलती राजनीतिक हवा का संकेत हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ मध्य पूर्व में एक बार फिर से टेंशन बढ़ गई है। इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के बीच चल रही शांति वार्ता बिना किसी समझौते के बुरी तरह विफल हो गई है। खाड़ी क्षेत्र में तनाव फिर से बढ़ गया है। अमेरिका और ईरान की वार्ता के लिए इस्लामाबाद को चुनना ही अपने आप में एक दिलचस्प कूटनीतिक चाल थी। हाँ, क्योंकि पाकिस्तान दोनों के बीच बैकडोर चैनल का काम कर रहा था। सही कहा। लेकिन इसका विफल होना ये बताता है कि मध्य पूर्व की खाई बहुत गहरी है। और इसका असर हम पर क्या होगा? तेल, क्रूड ऑयल। बिल्कुल, जब भी वहां तनाव बढ़ता है, क्रूड ऑयल के दाम बढ़ते हैं और हमारा इंपोर्ट बिल सीधा ऊपर चला जाता है। ऐसी अनिश्चित दुनिया में देश की सुरक्षा और नेतृत्व सबसे अहम हो जाते हैं। और इसी कड़ी में हमारे पास सेना से जुड़ा एक बहुत ही गर्व करने वाला अपडेट है। ऑपरेशन हिम सेतु की बात कर रहे हैं आप? हाँ, भारतीय सेना ने चीन सीमा के निकट 48 घंटे का एक जोखिम भरा ऑपरेशन हिम सेतु सफलतापूर्वक पूरा किया है। ये एक बचाव अभियान था।
ये ऑपरेशन हिम सेतु का 48 घंटे में पूरा होना सेना की ऑपरेशनल रेडीनेस को दिखाता है। ये सिर्फ एक बचाव अभियान नहीं है, ये एक संदेश भी है कि सीमा के कितने भी दुर्गम इलाके हों, हमारी सेना वहां तुरंत पहुंच सकती है। इसके अलावा भारत और उज़्बेकिस्तान के बीच डस्टलिक DUSTLIK सैन्य अभ्यास भी आयोजित हुआ। ये मध्य एशिया में हमारी रणनीतिक पकड़ को मजबूत करता है। और वैश्विक सैन्य नेतृत्व में भी कमाल के बदलाव हो रहे हैं। सुजान कोयल ऑस्ट्रेलिया रक्षा बल की पहली महिला सेना प्रमुख बनी हैं। ये सच में महिला सशक्तिकरण का एक बहुत बड़ा वैश्विक उदाहरण है। बिल्कुल। वहीं इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के नए प्रमुख के रूप में रोमन गॉफमैन को नियुक्त किया गया है। मोसाद में ये बदलाव काफी क्रिटिकल समय पर हुआ है। इसके साथ ही हमारी कॉरपोरेट और प्रशासनिक नियुक्तियों की लिस्ट भी आज बहुत लंबी है। सुनील वाजपेयी तमिलनाडु और पुडुचेरी के आयकर प्रमुख बने हैं। संजय खन्ना को BPCL का CMD बनाया गया है। ऊर्जा क्षेत्र में बड़ा बदलाव। हाँ, और विनेटोन से यस बैंक के MD व CEO बने हैं। सज्जा प्रवीण चौधरी पॉलिसी बाजार के CEO नियुक्त हुए हैं। और कूटनीति के मोर्चे पर भी कुछ अहम नाम हैं। बिल्कुल। राजदूत प्रीति सरण को संयुक्त राष्ट्र की संस्था में पुनः निर्वाचित किया गया है और वैज्ञानिक दीप जरीवाला को अमेरिका में गवर्नर्स चेयर का प्रतिष्ठित पद मिला है। ये भारत के सॉफ्ट पावर को दर्शाता है। हाँ, और सांस्कृतिक कूटनीति के मोर्चे पर तो सियाटल में स्वामी विवेकानंद की पहली आदमकद प्रतिमा का भी अनावरण हुआ है। क्या बात है। इतने सारे नाम और नियुक्तियां हमने डिस्कस की, पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं इन सबका असल में मतलब क्या है, विशेषकर मोसाद के नए प्रमुख और भारत के कॉर्पोरेट सेक्टर में एक साथ हो रहे इन बदलावों का। देखिए, यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि अगर हम इन सारे डॉट्स को कनेक्ट करें तो ये एक ग्लोबल लीडरशिप ट्रांजिशन का संकेत है। मतलब पुरानी पीढ़ी से नई पीढ़ी की तरफ? सिर्फ पीढ़ी नहीं, बल्कि प्राथमिकताओं का बदलाव। मोसाद जैसी एजेंसी का प्रमुख रोमन गॉफमैन को ऐसे समय में बनाना जब हाइब्रिड वॉरफेयर और साइबर अटैक का खतरा सबसे ज्यादा है, ये बताता है कि सुरक्षा अब सिर्फ हथियारों से नहीं, डेटा से भी हो रही है। बिल्कुल सही बात है। और भारत के कॉर्पोरेट सेक्टर को देखें, संजय खन्ना के हाथ में BPCL मतलब हमारी ऊर्जा सुरक्षा की कमान है। वहीं पॉलिसी बाजार जैसे प्लेटफॉर्म हमारी डिजिटल इकोनॉमी को ड्राइव कर रहे हैं। इन सभी नए लीडर्स के सामने चुनौती एक ही है, एक अस्थिर दुनिया में स्थिरता खोजना। बहुत ही गहरी बात कही आपने। सुरक्षा और तकनीक के बाद अब बात करते हैं देश के असली भविष्य की, हमारे संसाधनों और विज्ञान की। और यहाँ एक बहुत बड़ा डेटा पॉइंट है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में भारत में पेटेंट आवेदनों में 30.2% की रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज की गई है। मैं इसे आज की सबसे सकारात्मक खबर मानूंगी। 30% का उछाल सच में बहुत बड़ा है। बिल्कुल। एक समय था जब हमें सिर्फ एक कॉपीकैट माना जाता था जो दूसरों की तकनीक को बस असेंबल करते थे। 30% पेटेंट बढ़ना मतलब हम अब इनोवेटर बन रहे हैं। मतलब हम खुद तकनीक बना रहे हैं। हाँ, हमारा युवा अब सिर्फ सर्विस नहीं दे रहा, वो नई तकनीक ईजाद कर रहा है और उस पर अपना कानूनी अधिकार यानी पेटेंट ले रहा है। और इस इनोवेशन के लिए जो कच्चा माल चाहिए उसकी भी व्यवस्था हो रही है। खान मंत्रालय की कंपनी काबिल को अर्जेंटीना के कैटामार्का प्रांत में लिथियम निष्कर्षण की मंजूरी मिल गई है। लिथियम, ये बहुत ही अहम शब्द है आज के समय में। इसे भविष्य का नया सोना या नया तेल भी कहा जाता है ना। बिल्कुल। अर्जेंटीना, चिली और बोलीविया का जो ये लिथियम त्रिकोण है ना, वो आज की दुनिया का मिडल ईस्ट बन गया है। इलेक्ट्रिक गाड़ियां हों या सोलर ग्रिड की बैटरियां, सब लिथियम पर टिकी हैं। तो वहाँ भारत की मौजूदगी कितनी अहम है? काबिल का वहां पहुंचना हमारे एनर्जी सिक्योरिटी के लिए एक मास्टर स्ट्रोक है। एक तरफ हम लिथियम के लिए धरती खोद रहे हैं और दूसरी तरफ राजस्थान से एक दिल छू लेने वाली खबर है। अच्छा, वो क्या है? राजस्थान के शेरगढ़ अभयारण्य की वन रक्षक अनीता चौधरी को 500 जानवरों के कल्याण और उनके बचाव के लिए WWF द्वारा मिचाली नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। वाओ, ये सच में बहुत इंस्पायरिंग है। हाँ, मुझे भी यही लगा। जमीनी स्तर पर उनकी इस उपलब्धि की जितनी तारीफ की जाए कम है। अनीता चौधरी की उपलब्धि हमें याद दिलाती है कि हम तकनीक में कितने भी आगे क्यों ना चले जाएं, जमीनी स्तर पर प्रकृति के साथ हमारा सह अस्तित्व ही हमें बचाएगा। सही कहा। मतलब वो लिथियम माइनिंग और प्रकृति के संरक्षण के बीच के उस बहुत ही जरूरी संतुलन का चेहरा है। प्रकृति से जुड़ा भूगोल भी आज चर्चा में है। कई भौगोलिक स्थान सुर्खियों में रहे हैं,
जैसे मांडवी नदी पर स्थित गोवा कर्नाटक सीमा का दूध सागर जलप्रपात बहुत ही खूबसूरत जगह है। और बिहार के कैमूर की अनुपम झील, साथ ही उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के बीच का वंशधारा नदी विवाद। देखिए, नदियां और झीलें सिर्फ भूगोल के पन्नों पर नीली लकीरें नहीं होती। तो इनका असल महत्व क्या है आज के समय में? जैसे ये वंशधारा नदी का विवाद है, ये हमें बताता है कि पानी आने वाले कल की सबसे बड़ी भू राजनीतिक चुनौती होगी, चाहे वो राज्यों के स्तर पर हो या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। और इन्हीं नदियों के किनारे हमारी संस्कृति भी तो पनपी है। बिल्कुल, सभ्यताएं नदियों के किनारे ही तो बसी हैं। हाँ, तो विज्ञान, भूगोल और राजनीति की इतनी चर्चा के बाद चलिए अपनी सांस्कृतिक जड़ों की ओर लौटते हैं। अप्रैल का यह महीना पूरे भारत में नए साल का जश्न लेकर आता है। हाँ, बैसाखी और बिहू का समय। बिल्कुल, 14 अप्रैल को असम में बोहाग बिहू, जिसे रोंगाली बिहू भी कहते हैं, मनाया जाता है। और 15 अप्रैल को देखिए, बंगाल में पोइला बोईशाख, पंजाब में बैसाखी, केरल में विशु और तमिलनाडु में पुथांडु। पूरे देश में एक ही भावना, बस नाम अलग। ये हमारी अनेकता में एकता का सबसे खूबसूरत पहलू है। एक ही समय पर नए साल के इतने अलग अलग रूप। इसके अलावा 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ था, तो आज हिमाचल दिवस भी है। हाँ, इतिहास और संस्कृति का बहुत ही अच्छा संगम। अगर हम अपने स्टैटिक जीके के नोट्स पे नजर डालें, तो ऋग्वेद के मंडल और विशेषकर सोम पवामन सूक्त का जिक्र है। और साथ ही विज्ञान का एक बहुत ही बेसिक सिद्धांत भी चर्चा में है। पौधों में जल का परिवहन जाइलम से होता है और भोजन का परिवहन फ्लोएम से। जाइलम और फ्लोएम हमने स्कूल में पढ़ा था। हाँ, मुझे हमेशा लगता है कि हमारी प्राचीन संस्कृति और इन वैज्ञानिक सिद्धांतों में गजब का तालमेल है। अगर आप इसे जोड़ना चाहें तो ये एक बहुत ही सटीक। आज के हमारे इस विस्तृत अध्ययन में बस इतना ही। इन विचारों पर जरूर गौर कीजिएगा। हाँ, इन सवालों को अपने साथ ले जाइए, खुद खोजबीन कीजिए और हमेशा कुछ नया सीखते रहिए। फिर मिलेंगे एक नए डीप डाइव के साथ।